साथियों नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में हमारे समय के चर्चित कथाकार, वरिष्ठ कथाकार अखिलेश जी की कहानियों का एक संकलन आया, जिसमें उनकी लगभग सभी कहानियां संग्रहित हैं और जिसे पाठकों के बीच खूब सराहा जा रहा है। आज उसी संकलन पे हम लोग यहाँ बातचीत के लिए उपस्थित। आज की बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार और हम सबके प्रिय कथाकार ममता कारिया, साथ में हैं पंकज मित्र जी और हमारे समय के महत्वपूर्ण संपादक, आलोचक, अध्यापक आशीष त्रिपाठी। इसके साथ ही हमारे साथ हमारे समय के अन्य महत्वपूर्ण कथाकार मनोज पांडे जी भी मौजूद हैं, जो कि लोक भारती प्रकाशन के संपादक हैं। मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और मनोज पांडे जी से आग्रह करता हूँ वो आज के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम जी। और मैं अपने सभी मित्रों का, आदरणीय ममता जी का, आशीष जी का, पंकज भाई का, आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद यही है कि हम सब यहाँ पर बहुत अच्छी से जो है कम समय में जो है एक अच्छी बातचीत कर सकेंगे। ये किताब आप सबके सामने ही है जिस पर हम लोग बातचीत अभी करने जा रहे हैं। अखिलेश, लोकप्रिय कथाकार, हमारे समय के बड़े कथाकार अखिलेश जी की संपूर्ण कहानियां। अखिलेश का जो पहचान है जो है वो आज की तारीख में वो बड़े उपन्यासकार हैं, बड़े कथाकार हैं, बड़े संपादक हैं, बड़े संस्मरणकार हैं। लेकिन ये है कि आज उन बाकी पहचानों को हम थोड़ा सा पीछे रखेंगे। हम उनकी कहानियों पर अपनी बातचीत को जो है केंद्रित किए रखेंगे जो है। और मुझे लगता है कि अगर 15-15 मिनट समय पर्याप्त रहेगा हम सबके लिए शायद, तो अखिलेश जी का कम शब्दों में मैं बहुत एक इस संग्रह के बारे में बोलते हुए फिर भी अगर बात रखूं जो है, तो हिंदी के ऐसे कथाकारों में है जिन्हें अखिल भारतीय पहचान, उनकी लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में उनकी कहानियों के अनुवाद प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं। इस संग्रह में जो संपूर्ण कहानियां जिस पर हम बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उनकी कुल 31 कहानियां शामिल हैं। और इनमें से 2 कहानियां ऐसी कहानियां हैं जो उनके किसी 4 संग्रह उनके इसके पहले जो प्रकाशित हुए हैं, आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा। तो इनमें से 2 कहानियां ऐसी हैं जो कि एक तो हत्यारा पाठ कहानी है जो उनकी पुरानी कहानी है, और एक कहानी है श्रृंखला जो है जो उनकी सबसे अब तक की लिखी गई कहानियों में आखिरी कहानी है, जो किसी भी संग्रह में उनके शामिल नहीं है, वो भी यहाँ पर शामिल है संपूर्ण कहानियां में। तो अब मैं बतौर संचालक बिल्कुल भी वक्त न लेते हुए मैं हमारे समय के वो एक उतने ही लोकप्रिय समर्थ कथाकार पंकज मित्र को बातचीत के लिए आमंत्रित करता हूं। कहने की और बताने की किसी को जरूरत नहीं कि पंकज भाई जो है हमारे बहुत बेहतरीन और अलग मिजाज के कथाकार हैं। उनको जो है हम लोग जो है उनकी जो कहानी थी क्विज मास्टर के समय से ही जो है एकदम से वो लगातार अच्छे आदमी और अच्छे कथाकार होते गए हैं जो है। तो सबसे जो है उनकी, और बतौर एक जो कुछ वे ऐसे कथाकार हैं जो है जो अपने समकालीनों पर भी जो है बढ़िया से कलम चलाते रहे हैं, लिखते रहे हैं, सोचते विचारते रहे हैं। तो मैं आदर, प्रेम और सम्मान के साथ पंकज भाई को अपनी बातचीत रखने के लिए यहाँ पर बुला रहा हूँ कि आए और संपूर्ण कहानियां पर अखिलेश जी की अपनी बातचीत रखें। पंकज जी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। आदरणीय ममता जी, आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी, मनोज भाई और अनुपम जी, ये मेरे लिए बहुत ही बहुत गौरव का पल है कि अखिलेश भाई की कहानियों पर मुझे कुछ अपनी बात रखने के लिए कहा गया है। लेकिन ये मेरे लिए दुरूह भी है, गौरव का भी पल है और थोड़ा दुरूह भी है इस मायने में कि अखिलेश भाई से जो हमारे व्यक्तिगत जो संबंध हैं वो कहीं न कहीं कहानियों के बारे में कहने और उसकी आलोचना करने या इस तरह की उस पर बातचीत करने से कहीं न कहीं उसमें अवरोध पैदा करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किताब आंखों के बहुत नजदीक हो तो उसके अक्षर जो है अस्पष्ट हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी ही बात है। और दूसरी बात ये भी है कि ये संपूर्ण कहानियां देख करके बहुत खुशी नहीं हुई, इसलिए कि हमें अखिलेश भाई की कहानियों का इंतजार रहता था। और संपूर्ण कहानियों के छप जाने का मतलब होता है कि कहीं न कहीं आगे आने वाले दिनों में शायद वो कहानियां न लिखेंगे, ऐसी कोई एक प्रचंड घोषणा भी है, एक तरह से है ये। लेकिन
जिसके बारे में उन्होंने इसका जो संग्रह आया है उसकी भूमिका में उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा है कि अब कोई कहानी सोचता हूं तो वो उपन्यास में ज्यादा ढलता हुआ दिखता है, इसीलिए अब शायद कहानियां लिखना उतना संभव नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारे लिए दुख का विषय भी है, क्योंकि वो उन कहानियों का इंतजार करते थे हम कि कब अखिलेश भाई की कहानी छपेगी और हम लोग उसे पढ़कर उससे फैज़याब हो सकेंगे। तो ये कुछ बातें हैं। उसके अलावा अखिलेश भाई ने जब लिखना शुरू किया, 80 का दशक था ये, तो उस वक्त जो है हिंदी कहानी एक तरह के रोमांटिक जो क्रांतिकारिता है उसके दौर से संभवतः गुजर रही थी। कहानी के कथ्य, चरित्र, भाषा सब में एक तरह से रीतिबद्धता जैसी चीज आ गई थी। और ये जो परिवर्तन हो रहा था, जो समय में जीवन में जो परिवर्तन घटित हो रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ जिस तेजी से बदल रहा था, कहानी उस यथार्थ के एक फॉर्मूले पर टिकी हुई थी, लग रहा था ऐसा। हालांकि बहुत सारे कहानीकारों ने जिसमें यहाँ पर भी कहानीकार वैसे मौजूद हैं, ममता जी यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने अलग तरह की कहानियां लिखी वैसे दौर में भी। लेकिन अखिलेश भाई का इस हिंदी कहानी के क्षेत्र में जो पदार्पण हुआ उस समय, तो वो लगता था कि एक पैराडाइम शिफ्ट जैसा होता है, एक प्रस्थान बिंदु वो बताता है कि वहां पर हम लोग, उसके पहले जो साठोत्तरी के बाद की जो कहानियां थी उसमें हम लोग ज्यादातर पाते हैं कि वो एक किस्म की वैचारिकता के अधीन वो कहानियां चल रही थी, और उसमें से एक नई राह अखिलेश भाई अपना जो उनका यथार्थ का जो पार्ट था उसके आधार पर वो करते हैं उसका। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं भी उन कहानियों में जिस तरह से पहले एक तरह का चरम नकार का एक दौर चल रहा था, बहुत सारे जो पुराने उस समय के कथाकार हैं उनकी कहानियों में हम पाते हैं कि एक नकार का दौर था, हर चीज के प्रति एक नेगेटिव नजरिया, एक ऐसा लग रहा था कि ये चीजें कभी सुधरेंगी नहीं, और ये एक हम लोग उस निहिलिज्म की तरफ एक तरह से बढ़ रहे थे, लग रहा था कि सब कुछ बेकार है। और लेकिन अखिलेश भाई की कहानियां जब आती हैं, इस बात के बावजूद कि उन कहानियों में बहुत ऐसे चरम नकार के पल भी हैं उसमें, और बहुत सारी व्यवस्थागत जो खामियां थी उनको उद्घाटित करने की बहुत बेचैनी थी। उस बेचैनी के बीच में भी उनकी कहानियों में एक उम्मीद की दीप्ति नजर आती है। ये एक बहुत बड़ी बात थी, और ये जो उम्मीद की दीप्ति है वो उन कहानियों में, आप उस कहानी में देखिए कि वो जिस तरह से उसके शरीर से एक महक, एक खुशबू निकलने लगती है किसी जड़ी बूटी के भाव से, जो जिस तरह की प्रविधि उन्होंने उसको इस्तेमाल की है कि कोई जड़ी बूटी उसके देह से छू गई थी, रगड़ खा गई थी, इस वजह से उसके शरीर में एक महक जैसी पैदा होगी। वो महक कहीं ना कहीं जो मुक्ति की एक महक है, उस महक की ओर इंगित करने वाली चीज थी। या फिर जो उस अंधेरा कहानी में जो अंतिम में नायक जिस तरह से अंधेरे में एक उसकी रुलाई फूट पड़ती है, और जिसके बारे में नायिका कहती है कि इसमें तुम्हारी क्या गलती थी, तो वो जो रोना है, वो घुट कर जो उसके रोने की जो आवाज निकलती है, वो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद की रोशनी से, उम्मीद की एक दीप्ति से भर देती है। तो ये जो एक पॉजिटिव जो नजरिया था कहानियों के यथार्थ के तमाम विद्रूपताओं के बावजूद भी, कहीं ना कहीं वो एक जो ये नजरिया था कि उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव है, कुछ ना कुछ कहीं पर उम्मीद की किरण, एक जीवन की आस जो है वो बची हुई है, उस चीज को उपस्थापित करने में बहुत सारी कहानियों में वो नजर आती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस तटस्थता के साथ अखिलेश भाई ब्यौरे में जाते हैं और जितनी बारीकियों में जाते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो आप उन कहानियों से बिल्कुल चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। एक ऐसी निर्मम वो तटस्थता है, बहुत ऐसे भावुक पलों का भी चित्रण जब उन्होंने किया है, इतनी निर्मम तटस्थता के साथ किया है कि उसको, उस संयम को, भाषा में उस संयम को बरतना एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है।
जो मुझे सबसे उनकी बात पसंद आती है वो है जो उनका विट है। उन कहानियों में, उन पंक्तियों में जो पैपस एक विट है, एक ह्यूमर कहते हैं उसको, जो खिलंदड़ापन, खिलंदड़ी भाषा का जो प्रयोग है, इन सब चीजों से वो कहीं ना कहीं जो एक कहानियों में एक गलदस्यु भावुकता का जो एक दौर था, उसको कहीं ना कहीं से उसको बिल्कुल तोड़ते हुए से लगते हैं, एक नई राह बनाते हुए से लगते हैं। और ये जो है वो ब्रेख्त की शैली की याद, नाटक में अगर देखते हैं तो वो ब्रेख्त की शैली की याद दिलाती है कि बीच बीच में आपको उन भावुक चीजों को तोड़ना पड़ता है, तभी वो कहानी वैचारिक रूप से आपके दिमाग में व्यवस्थित हो पाती है। ये उनके कहानियों की एक बहुत बड़ी विशेषता के रूप में सामने आती है। अखिलेश भाई ने हिंदी कहानी को कुछ अविस्मरणीय चरित्र भी दिए हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका माना जाएगा। उनकी कहानियों में बहुत सारे ऐसे चरित्र हैं जिनको आप भूल नहीं सकते हैं। वो ग्रहण का, वो युद्ध का वो चरित्र हो, और इस तरह की जो कहानियां हैं उनकी, कई जो महत्वपूर्ण कहानियां जिसको हिंदी में माना गया है, वैसी कहानियों के अगर आप चरित्र को देखेंगे तो उन चरित्रों ने एक तरह से उन चरित्रों ने एक अपना स्थान बनाया है, और आपके मानसिक पटल पर से वो चरित्र कभी मिटेंगे नहीं। एक बार अगर आप उसको पढ़ते हैं, जैसे आप देखिए कि वो जो राजकुमार है जिसके वो मलद्वार की समस्या है उसकी, उस चरित्र को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे, जो रतन कुमार जो चरित्र है कहानी का, उस रतन कुमार में आप उसके चरित्र को आप देखेंगे कि किस तरह से जब बहुत ज्यादा वो भावुकता के आवेग में आ जाता है या क्रोध के आवेग में आ जाता है, तो उसको सारी चीजें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, और ऐसे उसको कुछ खास दिखाई नहीं देता है। ये सब जो जिन प्रतीकों से वो चरित्र गढ़े हैं, जिस तरह से उनके स्वभावगत विशेषताओं को जिस तरह से उन्होंने उसमें चित्रित किया है, इतनी विश्वसनीयता के साथ चित्रित किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन चरित्रों को आप भूल नहीं सकते हैं कभी। लेकिन तमाम कहानियां जिसमें चारित्रिक पतन की भी कहानी है, बहुत सारे चरित्रों का है वो, खासतौर पे जब राजनीतिज्ञों के वो चरित्र का चित्रण करते हैं तो एक उसमें एक पतन का हमेशा उसके पीछे एक राग जो है वो बजता रहता है। लेकिन कभी भी आप ये देखेंगे कि उसमें उपहास का भाव नहीं रहता। उन चरित्रों में परिस्थिति जन्य जो एक करुणा का भाव है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होके सामने आता है। एक तरह से समझिए कि वो एक कारुणिक जो विडंबना है उसका संधान उन कहानियों में वो करते हैं। अखिलेश भाई की ज्यादातर कहानियां आप देखेंगे, अधिकतर कहानियां जो है वो राजनीतिक कहानियां हैं। उनकी राजनीति बहुत स्पष्ट है, लेकिन जो उनकी राजनीति है वो एक तरह से कहें जो दमित शोषित जो वर्ग है उसके प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसी भी वैचारिक दबाव के कारण नहीं, किसी भी वैचारिक आग्रह के चलते नहीं, और कभी भी ये कोशिश नहीं करते कि हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट हुआ जाए। इस पॉलिटिकली करेक्टनेस को हमेशा किनारे रख करके वो बात करने की कोशिश करते हैं, और इसके बाद भी वो कहानियां राजनीति को बहुत ही उसके तमाम विद्रूपताओं के साथ, उनके तमाम कुरूपताओं के साथ उसको उद्घाटित करती है। जो सत्ता और शक्ति के जो संस्थान है उसका जो मूल चरित्र होता है किस तरह से हिंसक है, इस तरह के बहुत सारे चरित्रों को उन्होंने उसमें अपनी कहानियों में स्थान दिया है। और जो कहा जाता है कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो पर्सनल को पॉलिटिकल बनाने का हुनर तो उनके पास है ही, लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस का दबाव कभी भी वो रखते नहीं है। आप नहीं कह सकते हैं कि उनकी कोई भी कहानी, कोई भी वैचारिक आग्रह जिसको हम लोग कहते हैं, ये कोई वामपंथ की राजनीति हो या किसी जो सोशलिस्ट राजनीति है, उसके दबाव में आकर के कहानियां लिखी गई हैं, उसके दबाव में आकर के कोई चरित्र निर्माण हुआ है। ये बहुत ही एक बहुत ही काबिले तारीफ बात इसलिए भी है कि इस संयम को बरतना आसान नहीं होता है, क्योंकि हर लेखक कहीं ना कहीं अपनी कहानी में उसकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो सामने आ जाती है, वो उघाड़ दी जाती है, कहानी के चरित्र उसको उघाड़ देते हैं। लेकिन अखिलेश भाई ये संयम रखते हैं कि किस तरह से
भाषा के स्तर पर और चरित्र चित्रण के स्तर पर और अपनी राजनीतिक जो सोच समझ है उसके भी स्तर पर कैसे उस संयम को बरतते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में वो सामने लाते हैं। यहाँ तक कि जो पारिवारिक संबंधों में जो टूटन की कहानियां हैं वो भी उसमें भी राजनीति आप देख सकते हैं, क्योंकि ये मूल रूप से राजनीति जो है वो बहुत ही दो मुझे लगता है कि मूल इनकी भावनाएं हैं। एक जो निर्वासन का तत्व है वो ज्यादातर कहानियों में आप देखेंगे कि चरित्र जो है वो बिल्कुल उस तरह से आत्मनिर्वासित नहीं होता जैसे 77 की बात के लोग या जो नई कहानी के लोग हैं, तो उन लोगों ने जिस तरह की कहानियां लिखी उस तरह का आत्मनिर्वासन नहीं है। वो परिस्थिति जन्य और जो जिस तरह से बाजार और जो नया एक तरह से नव उदारवाद और ये उदारवादी समय, बाजारवादी मूल्य जिस तरह से लोगों को निर्वासन की ओर धकेल रहे हैं, तो वो निर्वासन उनकी कहानियों का एक मूल तत्व के रूप में सामने आता है। और निर्वासन के अतिरिक्त जो राजनीति है वो उनकी कहानियों का एक मूल स्वर है। वो राजनीति आप पारिवारिक संबंधों में भी जो राजनीति है उसको भी आप देखते हैं, क्योंकि आप जो इनकी प्रेम कहानियां भी आप पढ़ते हैं जिसको हम लोग प्रेम कहानियों के रूप में चित्रित करते हैं, उन कहानियों में भी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में जिस तरह का नए ऑर्डर के तहत कहें नए जो आर्थिकी है या जो सामाजिक गतिविधि है उसके आधार पर जिस तरह से प्रेमी प्रेमिका के बीच में भी राजनीति चलती है, उस राजनीति को भी बहुत कारगर तरीके से अखिलेश भाई अपनी कहानियों में लाते हैं। और ये बहुत ही एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एक प्रेम का उत्तर आधुनिक विमर्श वो कहीं न कहीं उसको स्थापित करते हैं अपने, क्योंकि बाजार और जो पूंजी का एक नया समाजशास्त्र है उसने प्रेम बेवफाई हर चीज को के अर्थ को उसने बदल दिया है। और कोई भी अब जो है क्या होता है कि अगर किसी ने बेवफाई कर दी, कोई अलग हो गया, तो या जिसको अभी के जनरेशन के हिसाब से जिसको ब्रेकअप कहा जाता है कि ब्रेकअप हो गया, तो कोई भी प्रेमिका या प्रेमी जो है वो अवसाद में नहीं जाता, उदास ज्यादा नहीं होता। और क्योंकि दोनों को पता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ एक तरह का दांव पेंच का खेल हम लोग खेल रहे हैं, और ब्रेकअप और ये चीजें जो है ये बहुत ही स्वाभाविक रूप से सामने आती हैं। तो ये प्रेम का उत्तर आधुनिक विमर्श भी वो करते हैं। जो आप कहानी उनकी देखिए अगली शताब्दी के प्यार का जो रिहर्सल है उसमें कहानी की नायिका सोचती है कि अगर शादी ब्याह करना है तो फिर अभी से प्यार आरंभ कर देना चाहिए। और इसके आगे कथाकार कहता है कि तब से वह 3-4 बार प्यार कर चुकी थी, अब वो एमए के प्रथम वर्ष में पहुंच गई थी, अतः निर्णायक प्यार करना चाहती थी, यानी ऐसा प्यार जो विवाह में परिणत हो सके। तो ये बहुत ही एक धंधावादी प्यार इसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये जो है किस तरह से हमारा समाज इन जो शाश्वत मूल्य थे उन शाश्वत मूल्यों को भी किस तरह से इसका एक तरह से उपभोक्तावादी नजरिया इसमें विकसित कर लेता है, कैसे एक बाजार का नजरिया विकसित कर लेता है, कैसे उसमें राजनीतिक घात प्रतिघात के खेल चलते हैं। ये तमाम चीजें जो है अखिलेश भाई अपनी कहानियों में बहुत ही बखूबी उसका चित्रण करते हैं। और यही कारण है कि जो उनकी कहानियां हैं, आप यक्षगान पढ़ें कहानी, यक्षगान में किस तरह से जो मूल रूप से प्रेम कथा के रूप में शुरू होती है, लेकिन वो धीरे धीरे एक अगर आप सोपान उसमें चढ़ते जाते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे पूरी जो हमारी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक जो एक व्यवस्था है उसके कैसे हर चरण को वो उसको उभारते चलते हैं, उसको हमेशा उसका खुलासा करते चलते हैं, और उससे पूरे समाज का चित्र हमारे सामने आता है। और इन तमाम जो मूल्य हैं, उन जो मूल्यांधता धीरे धीरे हमारे समाज में कैसे पसर गई है, उन चीजों को इतनी खूबसूरती के साथ इतने माकूल तरीके से, इतने मजबूत तरीके से हमारे सामने लाते हैं कि ये सब चीजें, और उनकी भाषा के बारे में भी बात लंबे समय तक लोगों को याद रहेगी। किस तरह से उनकी कहानियों की जो भाषा है उसने एक हमारी जो उसके बाद की जो पीढ़ी है उसकी भाषा पर भी कैसे उसका असर डाला, इन सब चीजों पर भी अध्ययन होगा।
तो मुझे लगता है कि यही सब कुछ बातें थी जो मुझे कहनी थी अखिलेश भाई की कहानियों के बारे में। और ये कहानियां जितनी भी बार आप पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया उसमें उद्घाटित होता रहता है। और किसी भी बड़े कहानीकार की बहुत सारी इनकी कहानियों में बड़े कहानीकार का ये लक्षण होता है कि बहुत आगे आने वाले समय को भी वो उसमें देखता है। तो अभी के समय में जिस तरह से एक राजनीतिक व्यवस्था ने हर चीज को कब्जे में लेने की और एक जो सत्ता प्रायोजित हिंसा का जो एक दौर जिस तरह से चल रहा है, आप देखिए वो रतन कुमार वाली कहानी में आप देखिए कि किस तरह से सत्ता अपने जो सत्ता पोषित हिंसा जिसको कहते हैं हम लोग, वो किस तरह से अपना काम करती है, वो बहुत ही नंगे रूप में अब हमारे सामने है, बिल्कुल खुले रूप में हमारे सामने है। और अखिलेश भाई ने इस कहानी को लिखते हुए उसी समय इस चीज का अनुभव कर लिया था कि आगे आने वाले दिनों में ये जो दंश है ये हमको ज्यादा झेलना पड़ेगा, ये कष्ट हमको ज्यादा झेलना पड़ेगा। खासतौर पे जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, बौद्धिक लोग हैं, उनको इन चीजों का ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ऐसी एक कहानीकार वैसे भविष्यवक्ता जैसी चीज नहीं होता, लेकिन एक ऐसी दूरदृष्टि उसके पास होती है कि आगे आने वाले बहुत वर्षों की चीजें वो देखता है। और अखिलेश भाई इसमें बहुत ही सफल है। बहुत सारी कहानियों में उनकी ये चीज दिखती है जिसको पेशिन गोई कहते हैं कि आगे देख लेते हैं बहुत दूर तक। तो मित्रों, ये कहना कि हमारे समय के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही समर्थ कथाकार के इस संग्रह का हम स्वागत करते हैं। और राजकमल प्रकाशन की इस पहल का भी, उनकी जिल्द में उनकी कहानियां बिखरी हुई थी बहुत सारे संग्रहों में, और जो शायद मेरे ख्याल से जो पहला संग्रह दूसरा संग्रह इधर कहीं और से छपा था, तो उसको एक जिल्द में लाकर राजकमल प्रकाशन ने भी एक बड़ा काम किया है। और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग एक जगह पे ये कहानियां पढ़ पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश भाई पर इनकी कहानियों पर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से और बहुत समय के साथ समय का ध्यान रखते हुए अपनी बातचीत रखी, और इसका भी ध्यान रखा कि आशीष जी आ जाएं तो आप अपनी बात जो है समाप्त करें। तो शुक्रिया आपका। हमारे बीच में आशीष जी हैं अगले वक्ता के रूप में। आशीष जी को हम सब जानते हैं, वे बहुत सुंदर कवि हैं, बढ़िया संपादक हैं, आलोचक बहुत अच्छे हैं, और उतने ही विद्वान और प्रतिष्ठित अपने छात्रों के प्यारे अध्यापक भी हैं। तो हम इनके इन सभी रूपों को जो है इनमें जानते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, उससे परिचित रहे हैं। अभी हम इनका आलोचक रूप जो है देखेंगे, और ये अखिलेश जी की संपूर्ण कहानियों पर या उनकी कहानियों के बहाने अपनी बातचीत रखेंगे। तो आशीष जी, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया मनोज भाई। इस बातचीत की बहुत ही व्यवस्थित और गंभीर शुरुआत हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि भाई पंकज मित्र ने की है, और अखिलेश जी की संपूर्ण कहानियों के प्रकाशन के अवसर पर जो सबसे जरूरी बुनियादी प्रस्तावना हो सकती है उनकी कहानियों को पढ़ने के लिए, वो भाई पंकज मित्र जी ने की है। अखिलेश जी की कहानियों का एक तरह से किशोर अवस्था से ही आशिक रहा हूं। मैंने बहुत कम उम्र में जिन कहानीकारों को बहुत गंभीरता से और लगभग पूरा खोज कर पढ़ा, उनमें से एक कहानीकार अखिलेश थे। अपने शुरुआती जीवन में जो लगभग 10 साल का था, मैंने थिएटर किया, और थिएटर के दिनों में भी उनकी 2 कृतियों को हमने अलग अलग अवसरों पर उनका नाट्य रूपांतरण कर पेश करने की कोशिश की। मुझे याद है कि उनकी कहानी चिट्ठी पर जो हमारा नाटक था, वो बहुत ही एक तरह का हिट स्टूडेंट थिएटर था, और बाद में हमने उसे उनके पहले उपन्यास अन्वेषण के कुछ हिस्से मिलाकर उसका एक और बड़ा पाठ तैयार किया था, क्योंकि हम ये समझ पा रहे थे कि चिट्ठी कहानी और अन्वेषण के बीच में एक
इंटरलिंक है, एक अंतर संबंध है, और दोनों के यथार्थ की पृष्ठभूमि, यहां तक कि कुछ चरित्र भी मिलते जुलते हैं। जैसे कि चिट्ठी में एक छोटा सा चरित्र आता है थोड़ी देर के लिए, उपमा श्रीवास्तव का चरित्र। मैं जहां तक याद कर पा रहा हूं, अन्वेषण उपन्यास में भी उपमा श्रीवास्तव नाम का ये चरित्र आता है। तो ये बात याद करते हुए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि संपूर्ण कहानियां की भूमिका में जिस नए किस्म के तनाव की अखिलेश जी ने उसकी उपस्थिति का जिक्र किया है। कहानीकार अखिलेश और उपन्यासकार अखिलेश के बीच एक तनाव है, और जिसमें उन्होंने लगभग ये कहने की कोशिश की है कि कहानीकार अखिलेश के द्वारा अर्जित किए हुए यथार्थ को उपन्यासकार अखिलेश हड़प कर लेता है, और इस तरह से वो कहानी लिखना चाहते हैं पर वो कहानी लिख नहीं पा रहे। तो मैं याद करता हूं चिट्ठी और अन्वेषण को, एक ही पृष्ठभूमि से एक कहानी बनती है, उसी पृष्ठभूमि से इलाहाबाद की कुछ पढ़ने वाले लड़ाकू और बौद्धिक युवकों की, और फिर उनकी बेरोजगारी की, और फिर उस बेरोजगारी के बाद की जो परिणति है वो अन्वेषण में दिखाई देती है। तो संभव है कि ये जो वक्फा है जो पिछले वर्षों का है, यानी श्रृंखला के बाद का जो वक्फा है, निर्वासन लिखने के बाद का जो वक्फा है, उसमें ऐसा हुआ हो कि कहानीकार जो लेकर अर्जित करके आता है और कहानी लिखना चाहता है, उसे एक उपन्यासकार उड़ा ले जाता है। लेकिन यदि पुराने दिनों को याद करें तो संभव है कि दोनों के बीच में एक सामंजस्य भी, दोनों के बीच में एक समझौता भी अगले दिनों में नजर आए। तो मैं ये उम्मीद नहीं छोड़ता हूं कि संपूर्ण कहानियां भले ही प्रकाशित हो गई है राजकमल प्रकाशन के माध्यम से, और जिसकी जरूरत ये है कि उनके शुरू के संग्रह, दो संग्रह खास तौर पर अब आमतौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, और इस वजह से एक जल्द में कहानियां आ जाए तो ये एक अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं छोड़ता कि अखिलेश जी कहानियां नहीं लिखेंगे। इसकी एक वजह यह है कि मुझे दो उपन्यासों के प्रकाशन के बावजूद भी निर्णायक तौर पर यह लगता है कि अखिलेश जी की जो स्वाभाविक विधा है वो कहानी है। उनके दोनों उपन्यास, अन्वेषण और निर्वासन, इन दोनों उपन्यास एक दृष्टि से देखें तो कहानीकार के ही उपन्यास हैं। अन्वेषण तो आकार में छोटा ही था, एक लंबी कहानी जैसा। निर्वासन का फलक बहुत बड़ा है, लेकिन उसके भीतर जो बारीकियां हैं, जो कला है, वो थोड़ा विस्तार के बावजूद अंततः एक कहानीकार का एफर्ट उसके भीतर मुझे दिखाई देता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कथाकार अपने मूल में या तो कहानीकार होता है या उपन्यासकार होता है, वो दोनों विधाओं में लेखन कर रहा होता है, लेकिन उसकी कोई एक स्वाभाविक मूल विधा इन दोनों में भी होती है। बहुत कम ऐसे कहानीकार, कथाकार हैं जो एक साथ कहानी और उपन्यास दोनों के ही बड़े और महान लेखक हैं, और दोनों को ही बहुत स्वाभाविक ढंग से साध सके हैं। हम कल ये देख सकते हैं कि अखिलेश जी जब अगला उपन्यास लेकर आएंगे, जैसे कि खबर है कि वो कर रहे हैं, तो संभव है कि मेरी ये धारणा उनके बारे में बदले। पर अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि कहानी ही अंततः अखिलेश जी की स्वाभाविक विधा है, उनके भीतर से उपजने वाली विधा है। मैं अपने वक्तव्य के आखिर में, जो कि छोटा ही वक्तव्य है, थोड़ा सा इस दिशा में दोबारा लौटने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं शुरुआत में कुछ 2-3 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। अखिलेश का एक कहानीकार के तौर पर महत्व क्या है, विशिष्टता क्या है उनकी? हम हिंदी आलोचना में पाठकों के द्वारा अक्सर ये कहते सुनते हैं कि इनके जैसा दूसरा कोई नहीं है, या जो इन्होंने किया वो दूसरे ने नहीं किया। लेकिन हम कई बार ठोस पहचाने जो हैं वो नहीं कर पाते।
अभी पंकज जी ने बहुत ही बेहतर ढंग से अखिलेश जी की शुरुआती कहानियों के दौर में उनके उनके प्रारंभिक लेखन को रेखांकित करते हुए उनकी उनकी बुनियादी प्रस्थापनाओं को और उनकी बुनियादी विशिष्ट पहलकदमियों को, यानी जहां वो अखिलेश बनते हैं, उनकी तरफ इशारा किया। मुझे दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं। वो ये कि अखिलेश अंततः कठोर यथार्थ के लेखक हैं, इसलिए जो व्यक्ति का, समुदाय का, समाज का और अंततः मुल्क का यथार्थ है, उसको किसी भी किस्म की भावुकता, उसके गरिमा मंडन से, किसी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के कारण, किसी वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण यथार्थ के कुछ पहलुओं की अनदेखी करने का जो एक रवैया रहा है, और जिसमें कुछ कुछ चीजें बहुत नरम हो जाती रही हैं, जैसे कि जनता का चित्रण अक्सर कई बार वैचारिक प्रतिबद्धताओं के कारण नरम हो जाता है, नरम हो जाता रहा है। अखिलेश की विशिष्टता यह है कि उन्होंने यथार्थ को उसकी समग्र कठोरता के साथ पकड़ने की कोशिश की है। उनके जो दो कहानी संग्रह मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं और जिनके माध्यम से मुझे लगता है कि कहानीकार अखिलेश बनते हैं, शापग्रस्त और अंधेरा, इन दोनों कहानी संग्रहों की, जिसमें से ज्यादातर कहानियां यहां संकलित हैं, ज्यादातर क्या सभी कहानियां संकलित हैं, उनकी बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने यथार्थ के तमाम जटिल पहलुओं को उसके बहुत ही ठोस, भयावह और विद्रूप रूप में पकड़ने की और उसे जस का तस व्यक्त करने की कोशिश की है। कई बार आप जैसे देखें कि शुरुआती कहानियां हैं, शाप मुक्ति की कहानियां, हाकिम कथा, अगली सदी में प्यार की रिहर्सल, इसमें अक्सर आप देखेंगे कि जो स्त्रियों के चरित्र, पुरुषों के चरित्र तो उनकी एक रवायत है कि उन्हें उच्छृंखल, उन्हें पतनशील वृत्तियों वाला दिखाया जाता रहा है, हिंदी में ही नहीं पूरे दुनिया के साहित्य। पर स्त्रियों के चित्रांकन में एक खास तरह की एक आदर्श, एक मन का की भावुकता का एक असर रहता है, और अक्सर पुरुष कथाकारों को हम स्त्रियों के चित्रांकन में उस तरह की कठोरता बरतते हुए नहीं देखते। लेकिन अखिलेश की वो दूसरे कहानी संग्रह की जो कहानियां हैं, जिसमें नई लड़कियां हैं, युवा लड़कियां, एक युवा लड़की उपमा श्रीवास्तव है, तो दूसरी तरफ हाकिम कथा और अगली सदी में प्यार की रिहर्सल जैसी कहानियां। ये सारे जो स्त्री चरित्र हैं, पुरुषों का अंकन तो ठीक है, वो पूंजीवादी ढंग के जो बदलते हुए पुराने सामंती आधारों वाले पुरुष हैं, उनको दिखाया जाना इतना अस्वाभाविक नहीं था। लेकिन जब हमने उपमा श्रीवास्तव और उस दौर की कहानियों में स्त्रियों को देखा, तो तुरंत मन में एक सवाल आया कि क्या वाकई बदलते हुए समाज की स्त्रियां ऐसी हो रही हैं, ऐसी हो गई हैं? तो वो जो किसी तरह का आइडियलिज्म है, आदर्शवाद है, या किसी तरह का जो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसके कारण हम रियलिटी को एक खास फ्रेम में देखने की कोशिश करते हैं। उसे हम एक तरह की आइडियल, आदर्शात्मक परिस्थिति से हम देखते हैं, वो हमारे ऊपर समाज का एक दबाव होता है। तो हम यथार्थ की संपूर्ण कठोरता से, उसकी संपूर्ण विद्रूपता के साथ, उसकी संपूर्ण नकारात्मकता के साथ, उसके भीतर की संपूर्ण मनुष्य विरोधी और समाजवादी विरोधी प्रवृत्तियों को पकड़ पाने में हम सक्षम नहीं होते। लेकिन अखिलेश जी की विशेषता यह है कि उन्होंने उस कठोर यथार्थ को बहुत ठोस रूपों में पकड़ने की कोशिश की, और जो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। आप देखें, 2-3 कहानियों का जिक्र किया मैंने, और मैं इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी मुझे लगती है, जो शुरुआती कहानी है, जहां से कहानीकार के तौर पर अखिलेश को हम एक नई उड़ान भरते हुए देखते हैं, वो कहानी चिट्ठी है। विद्रूप और कठोर यथार्थ, उतना खुरदुरा, उतना अमानवीय और क्रूर, और उसके भीतर एक बहुत ही पतली लेकिन
गंगोत्री की गंगा की तरह बहती हुई एक करुणा की धारा, ये जो संतुलन है, ये जो लेखक को हमेशा मनुष्यता के पक्ष में खड़ा किए रहता है, जो पराजित, हताश और समाज से बहिष्कृत मनुष्यों को भी पूरी पूरी हमदर्दी के साथ, उनकी पूरी नकारात्मकताओं के साथ चित्रित करने की कोशिश करता है। आप देखिए, इस सिलसिले में मुझे ब्रेख्ट का वो नाटक याद आ रहा है जो हिंदी में बहुत बार खेला गया है, गुड वुमन ऑफ सेजुआन, रामपुर की रामकली या शाजापुर की शांताबाई जैसे नामों से। वहां स्त्री का चरित्र आपको उस फ्रेम में ढला हुआ आपको नहीं दिखता। वो पूरा का पूरा यथार्थ जो लोअर क्लास के बारे में, निम्न वर्ग के बारे में हमारे मनों में जो एक खास तरह का आदर्शवाद है या गंवई जीवन के बारे में, वो ब्रेख्ट तोड़ता है अपने उस नाटक में। ठीक उसी तरह आप देखेंगे कि अखिलेश की ये कहानियां गंवई जीवन के विद्रूप को, उसकी कठोरता को, उसकी अमानवीयता को, उसके भीतर पैबस्त क्रूरता को बहुत ही सिलसिले के साथ, बारीकी के साथ, सूक्ष्मता के साथ खड़ा करते हैं, जिसमें उनके बहुत सारे चरित्र हमें साधारण जो चरित्र हैं उनकी तुलना में ज्यादा नकारात्मक चरित्र, अमानवीय चरित्र और क्रूर चरित्र दिखाई देने लगते हैं। ये क्यों कर सके अखिलेश? ये इसलिए कर सके अखिलेश कि अखिलेश जी ने इन 40 वर्षों में जो उनके कहानी लेखन के या उनके लेखन के मतलब 30 से ज्यादा और 40 से थोड़े कम वर्ष हैं, इनमें दो चीजों से बहुत ही सख्ती के साथ परहेज किया। पहला कि जो जनवादी यथार्थवाद का जो ढांचा था, जो बहुत दफा कहानीकार को उसकी वास्तविकताओं की संपूर्णता तक, उसकी सभी तहों तक जाने से रोकता था, उस जनवादी यथार्थ से एक सुनिश्चित दूरी उन्होंने हमेशा बनाए रखी। ये बिल्कुल मैं कहना उचित समझता हूं कि जनवादी यथार्थवाद का जो वो खास ढांचा जो 70 के दशक में बहुत पॉपुलर था, 80 के दशक तक भी वो चलता रहा। खुद जनवादी कथाकारों में बहुत सारे कथाकार थे जो इसको बहुत ताकतवर ढंग से चुनौती भी दे रहे थे और तोड़ भी रहे थे, जैसे कि काशीनाथ सिंह ने। लेकिन अखिलेश ने उस पूरे फ्रेम को बिल्कुल सिरे से ही उससे एक दूरी बनाए रखी। इसलिए वो यथार्थ को बहुत ही पक्केपन से, पूरेपन से पकड़ पाने में कामयाब हुए और व्यक्त करने में। और जनवादी यथार्थवाद से बचना या उससे एक निश्चित दूरी बनाए रखना जितना आसान नहीं था, उससे ज्यादा आसान नहीं था 90 के बाद, खासतौर पर हंस के पत्रिका के रूप में आ जाने के बाद और कहानी की केंद्रीय पत्रिका बन जाने के बाद, और राजेंद्र यादव के एक तरह के आइडियोलॉजिकल गॉडफादर जैसी पोजीशन हासिल कर लेने के बाद, और एक खास तरह की कहानियों के फ्रेम जो उसने प्रस्तावित किए हंस ने, और उसने एक खास तरह का जो विमर्शवादी यथार्थवाद प्रस्तावित किया। मैंने दलित विमर्श का एक यथार्थवाद प्रस्तावित किया, स्त्री विमर्श का एक यथार्थवाद प्रस्तावित किया। आगे चलकर कहानी में नहीं सही लेकिन अब और सारे विमर्शवादी यथार्थवाद आप देखेंगे कि उस पूरे दौर में बचना उससे मुश्किल था। जनवादी यथार्थवाद से बचना तो एक हद तक आसान था क्योंकि खुद उसके भीतर बहुत सारे लोग उसे तोड़ रहे थे, लेकिन ये जो विमर्शवादी यथार्थवाद का ढांचा आ रहा था, उस विमर्शवाद से बचना और उसके यथार्थवाद से बचना बहुत कठिन था। और आप देखें कि अखिलेश ने एक जैसे जनवादी यथार्थवाद से बहुत ही एक सुनिश्चित दूरी बनाए रखी, वैसे ही विमर्शवाद से और विमर्शवादी यथार्थवाद से एक बहुत पक्की दूरी बनाए रखी। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है हिंदी कहानी में जो अखिलेश जी की कहानियों की विशिष्टता है, वो ये कि एक लंबे अरसे के बाद कहानी की कला में, चूंकि हिंदी कहानी के ऊपर जाने अनजाने प्रेमचंद का, यशपाल का, अमरकांत का, शेखर जोशी का, रेणु का, निर्मल वर्मा का, इन तमाम बड़े लेखकों का एक जायज नाजायज, वैध अवैध दबाव रहा है। यथार्थ के अंकन के सिलसिले में जो कहानी की कला है, कथा की जो कला है, उसमें क्या कोई कथाकार निर्णायक तौर पर विद्रूप का इस्तेमाल कर सकता है, और क्या अपनी पूरी बात कहने के लिए वो विद्रूप को पॉइंट ऑफ व्यू बना सकता है? ये एक दिलचस्प विषय था। हम जानते हैं कि बहुत सारे कहानीकारों ने, कथाकारों ने ये किया,
जैसे कहानी में परसाई ने ये किया। उन्होंने नई कहानी के जमाने में जब बहुत तरह के फ्रेम कहानी के अंदर लोकप्रिय हो रहे थे, उन्होंने विद्रूप का इस्तेमाल किया। इसलिए बहुत साधारण भाषा में हम उन्हें व्यंग की कहानियां कह देते हैं। उनकी कहानी कला को बहुत और बारीकी से देखने की जरूरत है। उपन्यास के सिलसिले में आप देखेंगे कि राग दरबारी में श्रीलाल शुक्ल ने और ऐसे कुछ और विशिष्ट अवसरों पर लोगों ने विद्रूप को एक तकनीक की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन दोनों कहानीकार परसाई और श्रीलाल शुक्ल या और लोगों का इस्तेमाल कर, शरद जोशी हैं या आगे चलकर ज्ञान चतुर्वेदी जैसे लेखक हैं, इन्होंने विद्रूप का इस्तेमाल तो किया, लेकिन विद्रूप के इस्तेमाल में वो जो विद्रूप है वो क्रूर भी है और वो किसी क्लास से आ सकता है, वो किसी वर्ग से आ सकता है। ये जो चीज है, यानी कथा संरचना में विद्रूप का इस्तेमाल, वो अखिलेश जी ने बहुत ही शार्पनेस के साथ और एक सच्चे कलावंत की तरह। कम बार ऐसा होता है कि कोई कहानीकार अच्छा होता है, महत्वपूर्ण होता है, पर वो कहानी कला की दुनिया में ऐसा कलावंत नहीं होता, सिद्ध नहीं होता वो, कि वो कुछ नई बारीक चीजें कर सके। अखिलेश जी ने ये किया कि उन्होंने ये जो पहलू लेकर आए हो, उन्होंने विद्रूप को एक सिद्ध कलावंत की तरह और उसके खास तौर पर उसको कठोरता और क्रूरता और अमानवीयता को उन्होंने विद्रूप के साथ मिलाया। परसाई ये हमें बता चुके थे कि विद्रूपता का एक रिश्ता होता है क्रूरता और अमानवीयता के साथ, लेकिन अखिलेश ने उसकी और बारीक तहों तक वो हमें ले गए। मैं 3 कहानियों का जिक्र करना चाहता हूं जो इस संपूर्ण कहानियां में संकलित हैं, और हर नया पाठक जो ये पुस्तक खरीद कर इन कहानियों को पढ़ेगा वो जरूर इन कहानियों पर ध्यान देगा। और वो 3 कहानियां हैं, ऐसी और भी कहानियां हैं लेकिन 3 केंद्रीय कहानियां हैं, शापग्रस्त, बायोडाटा और ग्रहण। अब शापग्रस्त जैसी कहानी लिख पाना असंभव है जब तक कि आप उस विद्रूप को कला के एक अनिवार्य पहलू की तरह आप इस्तेमाल न करें। यही ये बात भी समझ में आती है कि अखिलेश उस कहानी की विरासत को स्वीकार करते हैं जहां वो मध्यवर्ग के प्रति अत्यधिक निराश है, और मध्यवर्ग के चरित्र के उद्घाटन में कमाल का की एक पहलकदमी अखिलेश करते हैं। मध्यवर्ग का चरित्र शुरू से शंका और आलोचना के दायरे में रहा है। मुक्तिबोध के जमाने से, शेखर जोशी और अमरकांत के जमाने से, परसाई के जमाने से, और भी आगे चलकर भीष्म साहनी की कहानियों में। लेकिन मध्यवर्ग की क्रूरता की, उसकी अमानवीयता की और उसकी पतनशीलता की जो कहानियां हैं, क्या विद्रूप का इस्तेमाल किए बगैर वो कहानियां मध्यवर्ग के पतन को वाकई में कहा जा सकता है? तो जब हम शापग्रस्त जैसी कहानी पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, शायद अब जो मिडिल क्लास है उस मिडिल क्लास की कहानी को विद्रूप के बगैर नहीं कहा जा सकता। जब हम ये सारा देखते हैं, कठोरता, क्रूरता, अमानवीयता और उसमें विद्रूप का जो ये पहलू है, तो कई बार हमें लगने लगता है कि जैसे अखिलेश जी के कहानियों के भीतर एक खास किस्म का सर्वनकारवाद, जिसे एक खास तरह का निहिलिज्म दिखाई देने लगता है। लेकिन मैं कहूंगा कि उसी वक्त जब वो एक खास तरह का एक निहिलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू उनकी कहानियों में मुखर होने लगता है, तो उनकी कहानियां जीवन की एक महाकाव्यात्मक पृष्ठभूमि लेकर अवतरित होती हैं, दिखाई देती हैं। और ये जो महाकाव्य है, ये वो जो सुंदर सुरुचिपूर्ण काव्य शास्त्रीय महाकाव्य नहीं है, ये वो गोदान वाला भी महाकाव्य नहीं है जहां उपन्यास को महाकाव्य कह दिया गया है। ये ना गे वाला महाकाव्य है, ना ये रेणु वाला महाकाव्य है, और ना ही ये अजय प्रसाद द्विवेदी वाला महाकाव्य है। ये महाकाव्य क्रूरता से, ठोस यथार्थ से, विद्रूपता से, अमानवीयता से बनता है, जो बिल्कुल गरिमामय नहीं है, जो बिल्कुल साधारण है, जो विद्रूपमय है, जो नकारात्मकताओं से भरा है, पर जिसकी पृष्ठभूमि में खास तरह की महाआख्यानात्मकता है, महानाटकीयता है और महाकाव्यात्मकता है। मैं खास तौर पर 3 कहानियों का जिक्र करना चाहता हूं जहां अखिलेश को एक
इपिकल हमारे जमाने के एक महाकाव्य की रचना करते हुए देखते हैं, या वो पृष्ठभूमि उनकी उतनी महाकाव्यात्मक हो सकी है। यक्षगान, जलडमरू मध्य और वजूद, ये तीनों कहानियां वो जो दबाव है मनुष्य पर, समाज पर, समुदायों पर, उसकी जो क्रूरता है, विद्रूपता है, उसके भीतर उसके सबसे जो दबा हुआ, पिसता हुआ जो एक आदमी है, उसकी जो दुख है, उसके तनाव है, उसका अकेलापन है, और तमाम तरह की जो क्रिएटिविटी है जो उसके, ये आप देखते हैं। यक्षगान जैसी कहानी बिना इपिकल माइंडसेट के, या महानाटकीय, महाआख्यानात्मक और महाकाव्यात्मक पृष्ठभूमि के नहीं लिखे। अभी बहुत अच्छी बात पंकज जी ने कही कि जो पॉलिटिकल करेक्टनेस है, वो पॉलिटिकल करेक्टनेस भी, तो उन्होंने कहा कि वो अखिलेश उसकी चिंता नहीं करते। मैं कहूंगा कि नहीं, वो आप देखेंगे कि जब यक्षगान में वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कह रहे होते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट कई पहलुओं से पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, पर यदि आप एक खास तरह की वैचारिक पृष्ठभूमि से देखेंगे कि मार्क्सवाद के साथ, जनवाद के साथ, लोकतंत्र के साथ जो अखिलेश का एक सकारात्मक और आस्थामूलक रिश्ता है, उससे जब आप देखेंगे तो ये उसमें आपको वो पॉलिटिकली करेक्ट कहानी लगने लगेगी। वो एक खास राजनीतिक पृष्ठभूमि के विद्रूपताओं को वो व्यक्त करते हैं। मैं ये भी बात कहना चाहता हूं एक प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, कि मेरे मन में आज ये सवाल है कि अखिलेश, अन्वेषण और निर्वासन जैसे उपन्यास लिखने वाले अखिलेश, क्या अन्वेषण और निर्वासन से कोई महाकाव्य लिख सके हैं, अपने समय का महाकाव्य, महाआख्यान या महानाट्य पैदा कर सके हैं? मुझे लगता है कि जब हम इस सिलसिले से देखेंगे तो उनकी ये तीन कहानियां, जलडमरू मध्य, यक्षगान और वजूद, इन दोनों उपन्यासों से कमतर नहीं लगेंगी, बल्कि कई मामलों में मुझे वो इन दोनों उपन्यासों से ज्यादा, मैं इपिकल का जो मेरा जो कहना है, मैं इसीलिए तीन शब्दों को मिलाकर कह रहा हूं, महाकाव्यात्मक, महाआख्यानात्मक और महानाट्यात्मक, और ये कहानी के सतह पर नहीं है, ये पृष्ठभूमि में ये मौजूद है। तो एक बड़ा फ्रेम लेकर इन तीन कहानियों में आते हैं। आखिरी बात, कठिन होता है बने बनाए ढांचे से अलग होकर गद्य लिखने की कोशिश करना, कथात्मक गद्य जिससे कि वास्ता है अखिलेश जी का। आप देखेंगे कि गद्य के बहुत सारे प्रारूप अखिलेश जी के सामने मौजूद थे। प्रेमचंदीय ढांचा था, जैनेन्द्र का ढांचा था, अज्ञे का ढांचा था, नीलवन वर्मा का, रेणु का, परसाई का, अमरकांत का ढांचा था, बहुत सारे ढांचे मौजूद। लेकिन गद्य की कला मूलतः वाक्य कहने की कला और अनुच्छेद यानी पैराग्राफ कहने की कला से बनती है। हर लेखक को वाक्य कहना आना होता है और पैराग्राफ लिखना आना होता है, उसके बाद ही वो गद्य में आगे बढ़ सकता है। जब मैं देखता हूं तो मुझे एक बात बहुत हमेशा से लगती है कि हिंदी में जो प्रचलित गद्य था, जिसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं, हिंदी में नवजागरण के जमाने में कहा गया कि यह हंसमुख गद्य है। मैं कभी बार सोचता हूं कि बहुत सारे हमारे लेखकों का गद्य एक दिलखुश गद्य है, बहुत बार वो बहुत ही करुण और गजिन करुणा से बंधा हुआ गद्य है। उसके मुकाबले अखिलेश ने एक नए तरह की गद्य संरचना को आयत्त करने की कोशिश की है, और खास तौर पर वो कहानियां जो विद्रूप को केंद्र में रखती हैं या विद्रूप से वो बनाते हैं, वहां मुझे गद्य का एक नया प्रारूप दिखाई देता है, जिसे मैं ब्रेख्त के एक चरित्र, कॉकेशियन चाक सर्कल का एक चरित्र है, हिंदी में खड़िया का गेरा कमलेश्वर ने अनुवाद किया है, उसका अजदक नाम का एक चरित्र है जो न्यायाधीश का, जज का चरित्र। वो एक बहुत ही चालाक और काइया और कुटिल जज है। उसकी कोर्ट में जो भी मुकदमा आता है, वो मुकदमे में वो हमेशा वंचित आदमी का साथ देता है, गरीब आदमी का, निर्धन आदमी का साथ देता है, लेकिन वो समाज के अमीर लोगों से खुलेआम घूस लेता है। निर्धन व्यक्ति के पक्ष में भी फैसला देते वक्त वो निर्धन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे अमीर आदमी से वो घूस ले लेता है भरे कोर्ट में।
वो कोर्ट में शराब पीता है और वो कोर्ट में संविधान की पोथी पर बैठता है, यानी उसकी कुर्सी पर उसके नीचे संविधान की पोथी रखी रहती है। ये जो समझदारी कह लीजिए, पर मैं कहूंगा कि एक खास तरह का जीवन में कई बार अपने लोगों का साथ देने के लिए, निर्धन, गरीब, वंचित लोगों का साथ देने के लिए, मनुष्यता के राह पर चलते हुए प्रताड़ित लोगों का साथ देने के लिए आपको कुटिल, काइयां और चालाक बनना होता है, अजदक की तरह। ये जो यथार्थ है वो इतना 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 गजीन है कि उसे कहने के लिए हमें कई बार कुटिलताओं का, चालाकियों का, काइयापन का उसी तरह इस्तेमाल करना पड़ता है जैसे अजदक ने किया कॉकेशियन झाक सर्कल में। अखिलेश का गद्य एक नई संरचना आयत्त करता है जब वो गद्य के उस बने बनाए फ्रेम से बाहर चला जाता है, और एक तरह से मैं जिसे कह रहा हूं कि वो एक अजदकी गद्य की तरफ वो चलते हैं। और इसके आदर्श उदाहरण आपको हाकिम कथा में, नई सदी की प्यार की रिहर्सल में, जलडमरू मध्य में, यक्षगान में, और खास तौर पर जो मध्यवर्ग का चित्रण है उसके चरित्रों में दिखाई देती है। तो अखिलेश हमारे समय के एक बहुत जरूरी कहानीकार है। यदि उन्होंने कहानी लिखना छोड़ दिया या उनका कहानी लिखना छूट गया तो उनका क्या नुकसान होगा मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हिंदी के पाठकों का और मेरे जैसे लोगों का जो आशिक रहे हैं उनकी कहानियों के, उनका जरूर उनका नुकसान होगा। तो मैं चाहूंगा कि राजकमल प्रकाशन जब संपूर्ण कहानियां का अगला संस्करण प्रकाशित करे तब तक उनकी कुछ ना कुछ नई कहानियां जरूर इसमें जुड़ जाएं। हमारी ये शुभकामना भी है कि वो जैसा भी आजकल गद्य लिख रहे हैं, स्मृति मूलक गद्य भी उन्होंने बहुत सारा लिखा है, तो वो गद्य भी उनका आ रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण गद्य है। मैं सुंदर असुंदर तो नहीं कहता क्योंकि कई बार असुंदर भी काम का होता है और इसलिए वो सुंदर होता है। तो और उनका वो उपन्यास भी उनका आएगा, लेकिन मेरी उम्मीद है, मेरी शुभकामनाएं हैं, और मेरा खुद से ये कहना है कि नहीं, वो दिन आएगा जब हम अखिलेश की, हमारे प्रिय लेखक की एक नई कहानी पढ़ेंगे, और इस पुस्तक के जो बहुत जरूरी किताब है इसके अगले संस्करण में उनकी कुछ नई कहानियां भी शामिल होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत मतलब वक्त लेते हुए अपने हिस्से का बढ़िया तरीके से उनकी कहानी के सारे पहलुओं पर बातचीत रखी है, और उसमें कई बातें बहस तलब भी हैं जो है जिनका किसी वक्त नहीं है यहाँ पर, कि जैसे जो एक आपने महाकाव्यात्मकता वाला सवाल उठाया उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में उनकी तुलना करते हुए, जो है तो ठीक है, ये बातें फिर कभी की जा सकती हैं। और मैं बहुत आदर के साथ हमारी अगली वक्ता के रूप में हिंदी की शीर्ष कथाकार ममता जी को बहुत बहुत आदर के साथ यहाँ पर याद कर रहा हूँ। ममता जी को हम सब जानते हैं, उनके जो कवि हैं, कथाकार हैं, संपादक हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखती हैं। आजकल बहुत सुंदर सुंदर संस्मरण जो है, जो कि उनका रवि कथा और जीते जी इलाहाबाद, जिसके सब तरफ खूब खूब पढ़े जा रहे हैं, वैसे संस्मरण लिखे हैं उन्होंने। तो उनके सभी रूपों को याद करते हुए उनको बहुत आदर के साथ मैं यहाँ पर बुला रहा हूँ, और इसलिए भी उनका वक्तव्य हमारे लिए बहुत खास होगा कि अखिलेश की राइटिंग के, उनके लिखने के प्रोसेस के वो एकदम शुरुआत से ही साक्षी रही हैं, छात्र जीवन के दिनों से ही साक्षी रही हैं। तो मैं बहुत आदर के साथ ममता जी को यहाँ पर बुला रहा हूँ बातचीत के लिए। आदरणीय ममता जी। धन्यवाद मनोज। 20वीं सदी के आखिरी दशक के सबसे अधिक पहचान में आने वाला चेहरा है। उन्होंने जब चिट्ठी कहानी उनकी छपी थी 1989 में, तो वो एक तरह का कहानी के क्षेत्र में प्रस्थान बिंदु था। संपूर्ण कहानियों में चिट्ठी कहानी भी है और चिट्ठी कहानी ने, आप देखे अखिलेश के स्त्री पात्र जो कई पात्र जो बहुत हम लोग को हिला देते हैं, लेकिन चिट्ठी कहानी जो है वो बिल्कुल स्त्री विहीन कहानी है। और अखिलेश को शायद सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली तो एक कहानी थी, क्योंकि चिट्ठी स्त्री नहीं है, लेकिन लगातार उस भाव का चर्चा है। वो सारे छात्र मिलते हैं, बेरोजगार हैं, और कहते हैं कि बेरोजगार आदमी को ना तो रोजगार मिलता है ना प्रेमिकाएं मिलती है, और वो सब इतने दुखी हो जाते हैं अपने संघर्षों से कि अंत में वो सोचते हैं कि हम अपने अपने घर चले जाएं।
आप ये देखिए, ये 10वें दशक का, आखिरी दशक का ये मोहभंग था, और इस तरीके का मोहभंग था। हमारे 7वें दशक में ये मोहभंग था, मिलती है लेकिन रिश्वत से मिलती है, सिफारिश से मिलती है। और आखिरी दशक का मोहभंग ये था कि नौकरी किसी भी तरह नहीं मिलती, न रिश्वत से न सिफारिश से, और केवल बेरोजगार लोगों का भटकाव हमारे सामने आता था। तो अखिलेश, जो आशीष त्रिपाठी ने बात कही, वो बहुत मानी खेज है जब वो ये कहते हैं कि अखिलेश विद्रूप के कथाकार है। मुझे भी यही लगता है कि अखिलेश के अंदर व्यंग और विद्रूप दोनों की चेतना फूट फूट कर भरी हुई है, और ये उनकी हर कहानी में दिखती है। यक्षगान कहानी में उन्होंने जो लिखा, का नाम सरोज है, और ये कहती है इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ। तो आप ये देखिए, अखिलेश ने किस स्तर तक जाकर और कितनी अंदर तक जाकर समाज में हो रहे विघटन को और सड़ांध को पहचाना है। ये हमारा समय है जो लगातार प्रश्नों को शीर्षासन खड़ा कर है। हालत ये है कि निर्णायक अपना निर्णय देने में डरते हैं। हालत ये है कि सरकार कदम उठाने में डर रही है, और पब्लिक का शिकायत करने में भी डरती है। और श्रृंखला कहानी इतनी मार्मिक कहानी है, इसमें इतना प्यारा चरित्र सुनिधि, वो लड़की जो इतनी डेलिकेट किस्म की चरित्र बनाई है अखिलेश ने, वो अन्य सारी स्त्री चरित्रों को से अलग खड़ी होती है। जब वो रतन कुमार के प्रति इतनी सेंसिटिव है, वो महसूस करती है कि ये आदमी बेगुनाह सताया जा रहा है, और वो आदमी, उसकी प्रतिभा उसके दुश्मन है। रतन कुमार की प्रतिभा उसके दुश्मन बन जाती है जब लोग उसे अचानक फोन करने लगते हैं धमकी के, लोग उसको आकर उसके घर में तलाशी लेने लगते हैं, मारपीट करते हैं। और ये सब होता है, ये केवल इमरजेंसी में नहीं होता, ये कहीं भी, जहां भी आपके प्रतिष्ठान को, सत्ता को या संस्थान को, जहां आपके ऊपर शक हो जाएगा कि आप जरा ज्यादा मौलिक है, आप जरा ज्यादा प्रतिभावान है, तो वहां आपको किस किस के गोल किया जाता है। आपको इसी तरह से सताया जाता है कि आप अपनी सारी जो मेधा है और सारी जो तेजी है उसको आप भूल जाए। श्रृंखला कहानी में इस बात को खूबसूरती से दिया है। तो देखा कि जलडमरू मध्य कहानी इतने व्यंग्यात्मक तरीके से शुरू होती है कि पता चलता है एक आदमी है जिसके आंसू सूख गए हैं, सहाय जी है, और सहाय जी की सबसे बड़ी समस्या ये कि उनके आंसू सूख गए हैं। और अंत में जब वो चिरैया कोट छोड़ते हैं और तब वो जब गांव जाते हैं, और वहां से जब वो लौटना चाहते हैं और नहीं लौट पाते हैं, तब उनके आंसू ही आंसू निकलते। ये एक मनुष्य की विडंबना है। आज के मनुष्य की विडंबना को उन्होंने बार बार चित्रित किया है। और मनुष्य की असहायता क्यों बताई है? इसलिए कि समय लगातार क्रूर होता गया है। समय ऐसा होता गया है कि जिससे हम अपने को भी पहचान नहीं पाते, और उसमें वो धीरे धीरे बताते हैं कहाँ कहाँ पतनशीलता है। पतनशील एक साथ ऐसा नहीं होता कि एक वर्ग हो गया पतनशील और दूसरा वर्ग नहीं हुआ। सारा समाज एक साथ, जिसमें पतनशीलता के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा। अखिलेश ने अपनी कहानियों में ये सब बताया है। मतलब ये नहीं होता कि लेखक भी संपूर्ण हो गया। लेखक के अंदर कुछ न कुछ अपूर्ण हमेशा बचा रहता है। उसकी वर्कशॉप में हमेशा काम चलता रहता है। मैं जानती हूँ अखिलेश बहुत ऊर्जावान है। वो सारी ऊर्जा उनकी तद्भव में नहीं निकलती। वो अभी लिखेंगे तो कहानियां भी लिखेंगे, और वो इस स्थिति के बारे में भी लिख सकते हैं कि जब लोग सोच रहे हैं कि उनकी संपूर्ण कहानियां आ गई और अब द एंड लिखा आ गया पर्दे पर, तब वो एक धमाकेदार कहानी लिखकर एक बार फिर पुनर्स्थापित हो। और अखिलेश के अंदर ये ऊर्जा है, अखिलेश के अंदर ये दृष्टि है, क्योंकि उनके अंदर हमारी पीढ़ी वाला एक खिलंदड़ापन भी है। और वो खिलंदड़ापन लगातार उनको प्रेरित करता है कि वो समाज को देखे, उसकी तलखी को देखे, उसको लिखे, कि वो खुद
बहुत कटुता वाले व्यक्ति नहीं है, और वो ये मौलिकता बनी रहे, ये पेज उनका बना रहे, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लगातार लिखते रहेंगे। और संपूर्ण कहानियां हैं, लेकिन संपूर्ण के आगे भी ये आगे कदम बहुत सारे अभी बाकी है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी वक्ताओं का, ममता जी, आशीष जी, पंकज जी और अनुपम जी, जो हमारे साथ रहे लगातार। और मैं अपने सभी वक्ताओं के सुर में सुर मिलाते हुए ये कहना चाहूंगा कि संपूर्ण कहानियां एक जो है, ये उसका उनकी संपूर्ण कहानियों का पहला खंड साबित हो, एक दूसरा खंड इतना ही मोटा हमारे सामने निकट भविष्य में आए जो है। इस शुभकामना के साथ, इस अपनी निजी आकांक्षा के साथ, इस आप सबकी आकांक्षा के साथ इस बातचीत को मैं समझता हूँ यहीं पर हमारी समाप्त हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जो श्रोताओं को जो लगातार हमारे साथ बने रहे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका शुक्रिया बहुत बहुत। नमस्ते सबसे। अनुपम जी।